Welcome to my channel mdoc147 again. Friends, आज हम बात करेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पार्ट 2 के बारे में। पार्ट ए में मैंने आपको सिखाया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के शेप कैसे निकालते हैं, पैरामेट्रिक होता है, डायमेट्रिक होता है, कलर कैसे निकालते हैं, उनकी हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, वो मैंने पार्ट ए में आपके साथ डिस्कस किया है। आज बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होता है? जब हमारे मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़ के होंगे तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर भी 6 लिगेंड जुड़े हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फ्लोरीन 6 लिगेंड्स हैं आपके पास, फ्लोराइड 6 लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर कार्बोनिल 6 जुड़े हैं। हम 3 के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये 3 समझ में आ गए तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूं इस कॉम्प्लेक्स की बात। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मैंने आपको सिखाया पार्ट ए में, तो हाइब्रिडेशन क्या हो सकती है? हाइब्रिडेशन होती है या DsP D2sp3 हो सकती है या हो सकती है sp3d2। तो पहले हम ये वाला कॉम्प्लेक्स डिस्कस करते हैं। इसमें मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशन हो सकती है या तो होगी sp3d2 या तो इसकी हो सकती है d2sp3 या तो ये हो सकती है। अब इनमें फर्क क्या है? ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला डी इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला डी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? अब दोनों चाहे वो हाइब्रिडेशन हो या ये हो, दोनों क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल। दोनों होते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ये हमें कहां पर जरूरत लगता है? ये हमें लगता है एक हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है इनर्ट लेबाइल, वहां पर हमें कॉम्प्लेक्स देखने होते हैं। इनर्ट है कि लेबाइल है, वहां पर हमें हाइब्रिडेशन की जरूरत लगती है कि sp3d2 ये इनर्ट होगा, लेबाइल होगा। जब d2 बाहर वाला होगा तो ये लेबाइल होता है। जब d अंदर वाला होता है फिर यहाँ पर उसको अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी पड़ती है। t2 जो में इलेक्ट्रॉन है, Eg में इलेक्ट्रॉन है, तो वहां उसको दूसरा डिस्कशन है। फिलहाल हम यहाँ पर शेप के साथ बात करते हैं। शेप तो हमें ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन का 2 ही पैटर्न आ जाता है। अगर उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ले लिया, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो बोलेगा ये कलर्ड है या कलरलेस है, या तो ये क्या ये पैरामेट है या डायमेट है। बस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यही 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। यूजुअली आता है पैरामेट है या डायमेटिक है, या कलर्ड है या कलरलेस है। मैं आपको ये यहाँ पर सिखाता हूँ एक कॉम्प्लेक्स में कैसे हम करते हैं। वही प्रोसीजर को यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है जो हमने कल किया था कहां पर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक? जरा सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? ये जो हमें कॉम्प्लेक्स लिया ना, हमें वहां पर मेटल को देखना होता है। मेटल कौन सा हमारा है? आयरन। अब आयरन की लिखनी होती है पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर आयरन का। इसका होता है 26, एटॉमिक नंबर इसका 26। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d6 4s2 4p0, ये आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब जब आपने कॉन्फ़िगरेशन डाली, इसको ऐसे ही रखना होता है। उसके बाद फिर से कॉम्प्लेक्स में नजर डालो। उसके बाद आयरन की निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें पता चलता है कि आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन या लूज किए हैं या गेन किए हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो ये थी नॉर्मल। अब प्राइमरी वैलेंसी से पता चलेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, ये क्या डी सिस्टम बन जाएगा। अब इसकी हमें प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए कैसे मैंने आपको सिखाया है, कैसे निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी? हमारे पास पोटेशियम है। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। कितने पोटेशियम हैं? कितने पोटेशियम है? 4 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक? उसके बाद जब दूसरे एटम पे जाते हैं प्लस लिखना होता है। इसके बाद कौन आया? आयरन। आयरन की हमें निकालनी होती है, जिसकी निकालनी होती है उसको लिखा X।
ठीक है ना। उसके बाद किसमें जाए, साइनाइड पे, लिखा प्लस। अब साइनाइड की वैलेंसी क्या होती है, -1, वो मैंने आपको दिखाया है, -1, ठीक है ना। कितने साइनाइड से, 6 है, मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 बन गया। तो क्या बन गया हमारा, 4 × 1 कितना हुआ, 4 प्लस ये हुआ यहाँ पर 6 × -1 हुआ -6, ये हुआ प्लस x प्लस -6 इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, यहाँ है -6, यहाँ है +4, तो कितना बचा वहां पर नेट, वहां पर बचा x -2 इज इक्वल टू 0। अब -2 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ, तो x कितना निकलेगा हमारा, +2। तो हमारे आयरन की जो हमारा आयरन है ये किस स्टेट में है, यहाँ पर +2 स्टेट में। +2 स्टेट का क्या मतलब हुआ कि आयरन ने या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, लूज किए हैं, ठीक है। अब कॉन्फिगरेशन पे नजर डालो जो हमने आयरन की लिखी, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से निकलेगा, S से निकलेगा या D से निकलेगा, वो निकलता है S से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, S से निकलेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएंगे, तो D में कितने बचे हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा D6 सिस्टम। तो ये हमारा क्या बन गया, आयरन, ये बन गया हमारा आयरन। आयरन 2 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3d6 4s0, उसके बाद 4p0, ये आ गई इसकी कॉन्फिगरेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल ड्रा करेंगे। अब हमारे पास है d6, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स पे डालने, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसके बाद P हमारा, S हमारा एम्प्टी है, S हमारा एम्प्टी है। इसके बाद P वो भी हमारा एम्प्टी है। जब आपने यहां तक, तो ये हमारे तक, ये क्या हमारे बन गया, 3d6 4s0 4p0, ठीक है। जब आपने यहां तक अपना सारा काम किया, उसके बाद डालो लिगेंड पे नजर। लिगेंड कौन हमारा है, साइनाइड। साइनाइड जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट और साइनाइड को लिख के दे दीवार में, ये हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाता है, पेयर, याद। तो जब साइनाइड आएगा, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाएगा। 1 2 3 4 है, तो वहां पर 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी, जब साइनाइड आ जाएगा, 1 2 3 4, ये तो अपने 2 पेयर थे, ये तो आ जाएगा इसमें और ये आ जाएगा इसमें, ये भी बन जाएंगे पेयर्स। तो ये तो हमारे हो गए एम्प्टी। अब यहां पर हमारा क्या, हमारा S, और ये हमारा क्या है, P है, ठीक है। अब साइनाइड है कितने, हमारे 6 हैं। अब एक साइनाइड आ जाएगा, यहां डालेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा साइनाइड आएगा, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तीसरा आएगा, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, दिया आपने इलेक्ट्रॉन इसमें। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, 2d, एक तो ये d हुआ, ये d हुआ, और ये s हुआ, और ये p हुआ, p हुआ, p हुआ, क्या हुई, d2sp3। तो हाइब्रिडेशन क्या निकली इसकी, d2sp3। ये तो हमें पता था, ये तो सबसे पहले मैंने लिखा था d2sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, कलरलेस होगा। कलर के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हमारे D में कम से कम 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा। अगर उसमें कोई एम्पीयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। तो इसमें क्या कोई एम्पीयर इलेक्ट्रॉन था हमारा, कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये होगा हमारा कलरलेस, कलरलेस। अब पूछेगा चाहे मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक का मतलब हुआ पैरामैग्नेटिक, उसको कैसे निकालोगे, वो ही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया, जिसमें जब D में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वहां पर क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो वो होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। अब इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक को दिखाने का दूसरा तरीका होता है, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ भी नहीं, जीरो है, तो वहां पर डायमैग्नेटिक के बाद इस तरह भी लिखा होगा क्योंकि म्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट है जीरो, वही होता है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात? तो ये था हमारा एक कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये हमारा है कोबाल्ट F6। अब इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद करते हैं वैनेडियम कार्बोनेट के बारे में। फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड एंड मैग्नेटिक, निकालने का तरीका यही होता है। फिर आपको वहां पर ऑप्शंस होते हैं, बस इसी हिसाब से करना होता है। ये तो डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस कैसी हो जाएगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस फास्ट होगी उतनी आप फास्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं, उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन या तो sp3d2 या तो d2sp3, बराबर यही मामला इसके साथ भी यहां पर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, कलर्ड है या कलरलेस है, उसको मैं ऐसे करते हैं। इस प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कौन सा हमारा है, कोबाल्ट है। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का है 27। लिखो कॉन्फिगरेशन 3d7 4s2 4p0। आपको अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं आती है तो मेरा इस वीडियो एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आप वहां पर उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए आप 3d7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखी। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, इस मेटल की निकालो प्राइमरी बैलेंस यानी कि ऑक्सीजन नंबर, वहां से हमें पता चलता है कि इस मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं, उसी हिसाब से फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनती है, इसी हिसाब से हमें पता चलता है ये कौन सा डी सिस्टम है, ठीक है। अब यहां पर लिखिए कोबाल्ट है, जिसकी हमें निकालनी होती है उसको बोलते हैं, उसको लिखना होता है X, लिखा X प्लस। अब इसमें जाएंगे फ्लोरीन पे, ठीक है ना। फ्लोरीन क्या है हमारा है, फ्लोरीन हमारा है, इसका होता है -1, इसको लिखा -1। कितने फ्लोरीन है, 6 इंटू 6, ठीक है ना, इंटू 6, क्योंकि एक फ्लोरीन का हुआ 1 माइनस 6 का हुआ 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बनते हैं यहां पर, अब ध्यान दे दीजिए x माइनस यहां पर हुआ x 6 इंटू -1 कितना हुआ +-6 इज इक्वल टू 0। x प्लस माइनस क्या हुआ -6 इज इक्वल टू 0, x कितना हुआ हमारा +6, ठीक है। तो हमारे कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहां से करेगा लूज, पहले निकलेंगे 2 इससे, अब तो 6 लूज किए हैं इससे, यहां पर x का मतलब निकला 6, प्राइमरी बैलेंस से निकली हमारे 6 का मतलब कोबाल्ट ने किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन लूज। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां से निकलेंगे पहले निकलेंगे S से 2, उसके बाद 4 निकलेंगे D से। तो कॉन्फिगरेशन क्या बन गई, कोबाल्ट कितना बन गया +6 की कॉन्फिगरेशन क्या बन गई हमारी 3d3 4s2 सॉरी 4s0 क्योंकि S में कोई नहीं है, ठीक है ना, और 4p0 यही बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 6 किए हैं लूज, 2 निकलेंगे इससे 4 निकलेंगे इससे, 4 2 कितने हुए 6, और यहां कितने बचे 3, वही मैंने लिखा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर करो आप, अब इसके बाद क्या हमारा स्टेप होता है, अब ऑर्बिटल्स बनाओ। आप पहले बनाएंगे d ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 3, 1 2 3, S हमारा है एम्प्टी, और P भी हमारा क्या है एम्प्टी। जब अभी यहां तक काम किया
उसके बाद आओ लिगेंड पे नजर। लिगेंड कौन सा हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन होता है वीक प्योरिटी लिगेंड। फ्लोरीन हमारा क्या होता है, वीक प्योरिटी लिगेंड होता है, ये पेयरिंग नहीं करवाता है। तो इसलिए यहां पर पेयरिंग नहीं हो जाएगी, तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। क्लियर हुआ। अब 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन आ जाएगा यहां से, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, तीसरा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, फोर्थ फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, फिफ्थ फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसमें और सिक्स्थ फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें। ठीक है, तो क्या बन गया हाइड्रोजन 2D 1s और 3p, तो हाइड्रोजन बन गई D2sp3। ठीक है, अब मैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है ना। क्यों क्यों मैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आया अंदर समझ में। जब ये पैरामैग्नेटिक होगा, कभी क्वेश्चन ये पूछा था कितना मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दे दो। मैंने आपको पढ़ाया है मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n into n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 3, तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो आ गया अंडर रूट ऑफ 3 into 3 plus 2, तो वो कितना हुआ हमारा अंडर रूट ऑफ 3 और 2 कितना हुआ 5 into 5, तो 5 3 सर कितना हुआ 15, तो अंडर रूट 15 आया। अंडर रूट 15 किसके बराबर होता है, ये आया 3.9 के बराबर तकरीबन, तो अंडर रूट 15 होता है बराबर 3.9, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा कितना निकला 3.9 बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आया। अब वो पूछेगा कलर्ड है कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, क्या एक कॉम्प्लेक्स कलर्ड है कलरलेस है, तो ये क्या होता है कलर्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कलर होने के लिए कम से कम 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो कलर्ड होता है, तो ये क्या होगा हमारा कलर्ड होगा। क्लियर बात। तो ये तो हमारा था दूसरा कॉम्प्लेक्स। इसी हिसाब से इस कॉम्प्लेक्स को करना है वैनेडियम और ये कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है लिगेंड, इसको भी इसी तरह करो जिस तरह मैंने ये वाले दो दिखाए। मैं पास करता हूं, आप इस वाले क्वेश्चन को करो। इसी तरह हम निकालते हैं मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, बहुत ही आसान है। आप सिर्फ इसमें आपको ख्याल क्या रखना है, जो कार्बोनिल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांग प्योरिटी लिगेंड होता है, ये आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांग प्योरिटी लिगेंड, ये मैंने पहले वीडियो में आपको देख के रखा है कि कार्बोनिल लिगेंड प्योरिटी सीरीज में बहुत टॉप पे आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।